इग्नू IQ हिंदी आपका अपना इंस्टीट्यूट इग्नू के सभी कोर्सेज की पढ़ाई के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं BPSC 105 की, जिसका शीर्षक है तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय। इसमें हमने ऑलरेडी इकाई 6 तक पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे इकाई 7 की, जिसका शीर्षक है समाजवाद और समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए, चाहे हैंड रिटन हो या PDF, तो आप दिए गए नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना असाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी कोर्स का जूम क्लास चाहिए तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो भी अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का बुक नोट्स चाहिए या गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो भी आप दिए गए नंबर पर फोन या व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे अपना सारे मटेरियल्स ले सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा इकाई 7, जिसका शीर्षक समाजवाद और समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली है। इस चैप्टर में हम लोग समाजवाद और समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। समाजवाद क्या है, समाजवाद की रूपरेखा क्या है, समाजवाद कितना जरूरी है और समाजवाद का उत्पन्न कहां से कैसे हुआ, इस बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना दी गई है, उद्देश्य दिया गया है और परिचय दिया गया है। इसे स्किप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। परिचय और उद्देश्य वही है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए टॉपिक नंबर 7.2 समाजवाद पूंजीवाद की समीक्षा से हम शुरू करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोगों को समाजवाद को जानना है तो सबसे पहले पूंजीवाद की समीक्षा करनी होगी। सबसे पहले पूंजीवाद को जानना होगा कि पूंजीवाद क्या है, क्योंकि बिना पूंजीवाद को जाने आप समाजवाद की कल्पना नहीं कर सकते। पहले पूंजीवाद आया, फिर समाजवाद। तो समाजवाद के आने का कारण ही है पूंजीवाद। तो क्या है यह पूंजीवाद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटलिज्म? आइए बात करते हैं। आपने भारतीय पॉलिटिक्स में राहुल गांधी और विपक्ष को कई बार मोदी जी और बीजेपी पर यह आरोप लगाते सुना है कि जो सरकार है ये पूंजीवादी सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। अगर सुना होगा आपने, तो आखिर ये भारतीय जनता पार्टी पर जो कांग्रेस है या विपक्ष है, ये फिर ये आरोप क्यों लगाती है कि पूंजीवादी सरकार है? क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपने देखा होगा कि बीजेपी के शासनकाल में अंबानी और अडानी के संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई। जहां अडानी जो है इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे देशों में जो है अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की, कई सारे देशों में अपने एयरपोर्ट स्टार्ट किए, कई सारे देशों में अपने जो है बंदरगाह जो है पोर्ट स्टार्ट किए। वहीं अंबानी की बात करें तो आपने जियो को जो है वो आते हुए देखा, जियो की उपलब्धियों को देखा, जियो मार्ट को देखा, जियो सिनेमा को देखा, सब कुछ देखा, हॉटस्टार को, जियो को खरीदते हुए देखा। यानी पूंजीवाद है प्राइवेट कंपनी का बोलबाला। पूंजीवाद यानी जहां पूंजी, एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा अगर पूंजी आ जाए तो इसे कहते हैं पूंजीवाद। जब किसी देश में 2-4 व्यक्तियों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो उस देश के बाजार और उस देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को ये 2-4 लोग मिलकर ही चलाते हैं। इसलिए विपक्ष का बार बार ये दावा रहता है कि जो बीजेपी की सरकार है यह पूंजीवादी सरकार है। अब ये सत्य है या झूठ है, इस बात पर मैं बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता। ये आप लोग खुद समझ जाइए कि कौन सही है कौन गलत है। अब हम बात करेंगे पूंजीवाद जो आया, ये क्यों आया। देखिए, जैसे ही औद्योगिक क्रांति शुरू हुई इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में या पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के शुरुआत के साथ ही जो है पूंजीवाद का बोलबाला हो गया। क्योंकि सरकार तो, अब आपको पता ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, जो बाद में जिसे ब्रिटिश सरकार ने, रानी ने एक्वायर कर लिया। तो कंपनियों ने उद्योग शुरू किए, कंपनियों ने माल बनाना शुरू किया, तो यहीं से पूंजीवाद की शुरुआत हुई। अब जब पूंजीवाद की शुरुआत हुई तो मार्केट का सारा पैसा 2-4 लोगों के पास आने लग गया। भारत की बात करें तो भारत में लगभग 40% पैसा, भारत की जितनी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी का 40% जो पैसा है, ठीक है, अर्थ है, वो बस 2% लोगों के पास है। जरा सोचिए, 40% भारत की कुल संपत्ति भारत के 2% अरबपतियों के पास है। तो एक तरह से कही जाए कि भारत भी पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है, यह गलत नहीं होगा। अगर आगे की बात करें तो आपने पूंजीवाद के
चीज को देखा, आपने देखा कि एयरटेल और जियो ने कैसे मनमानी तरीके से जो है उसके रिचार्ज बढ़ा दिए, यही पूंजीवाद है। आपने देखा कि अडानी ने किस प्रकार जो है एसीसी सीमेंट और एक अंबुजा या कुछ है सीमेंट, मैं नाम भूल गया, शायद उसको भी खरीद लिया है। यानी मार्केट में बस एक दो ही कंपनी अब रह गई है, आपके पास अब विकल्प नहीं है, या तो आप अडानी का सीमेंट यूज कीजिए या तो अल्ट्राटेक का सीमेंट यूज कीजिए, तो आपके पास ऑप्शन कम हो गए। इसी को कहते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद जब मार्केट में हावी होती है ना तो कंपटीशन कम हो जाता है, और कंपटीशन जब कम हो जाता है यानी मार्केट में कंपनियां कम हो गई, कंपनियां कम हो गई तो कंपटीशन कम हो गया, और कंपटीशन मार्केट में जब कम हो गया तो दो चार कंपनी मिलकर मनमानी तरीके से जनता को लूटते हैं, दाम बढ़ा देते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं। आपने जियो और एयरटेल के प्राइस में देखा, तो यह है पूंजीवाद का रूप। पूंजीवाद का फायदा भी है तो पूंजीवाद का लॉस भी है, हानि भी है। पूंजीवाद का फायदा यह है कि विकास बहुत तेजी से होता है, जो विकास दर है, डेवलपमेंट रेट है, ठीक है, ये जो है बहुत आगे बहुत ही स्पीडली बढ़ता है। लेकिन इसकी हानि क्या है, इसमें जो मजदूर है, श्रमिक है, इसके अधिकार छीन लिए जाते हैं। दो चार कंपनियां रहेंगी, अपने जो मजदूर हैं, स्टाफ हैं, कर्मचारी, लेबर हैं, उस पर काम करने का दबाव बढ़ाएगी कि आपको काम करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो पूंजीवाद के होने से लाभ कम है और लॉस जो है वो ज्यादा है। तो उम्मीद करते हैं पूंजीवाद को आप अच्छे से सुगमता के साथ समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे समाजवाद की। अब देखिए आपके पुस्तक में यहां पे दिया गया है कि जो पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग बस अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, उन्हें समाज का कोई फिक्र नहीं होता कि समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं। वो बस अपने उत्पादन बढ़े, अपना पैसा बढ़े, कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, इस पर ही ध्यान देते हैं। अब आते हैं समाजवाद पर, जहां पर पूंजीवाद सिर्फ एक व्यक्ति की या खास 4-5 व्यक्तियों की निजी स्वामित्व की बात करती है, वहीं पर समाजवाद पूरे समाज की बात करती है। समाजवाद इस बात पर जोर देता है कि समाज के द्वारा उत्पादन किया गया फसल या प्रोडक्ट जो उत्पाद है उस पर पूरे समाज का अधिकार है। लेकिन पूंजीवाद कहता है कि नहीं, इस पर सिर्फ कंपनी का अधिकार है, एक ही व्यक्ति का अधिकार है। तो पूंजीवाद जब इतना हावी हो गया दुनिया पर, लोगों का शोषण होने लगा, तो उससे ही निकलकर आया क्या, समाजवाद, यानी समाज के लिए। तो समाजवाद बिल्कुल ही आपका पूंजीवाद के ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि समाजवाद पूरे समाज की बात करता है। समाजवाद बात करता है कि अगर खेत से कोई फसल निकले तो वो फसल किसी उसके जमींदार के पास नहीं, बल्कि पूरे समाज में वितरित होनी चाहिए, पूरे समाज के लोगों को उससे फायदा पहुंचना चाहिए। कोई भी काम हो रहा है उससे समाज को फायदा पहुंचना चाहिए, यह होता है समाजवाद। और जो समाजवाद है इसने कोशिश किया कि मैं पूंजीवाद को खत्म करके उस पर हावी हो जाऊं, यानी जो पूंजीवाद का जो बोलबाला है पूरे बाजार में, मार्केट में, विश्व में, उस प्रभाव को खत्म करके प्रभाव किसका हो, समाजवाद का हो। इसलिए कहा गया है समाजवाद पूंजीवाद की समीक्षा। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, 7.3 समाजवाद और समाजवादी विचार का उद्भव, यानी समाजवादी विचार कैसे आया। ये तो मैंने पहले आपको बताया कि समाजवादी जो विचार है पूंजीवाद से निकल कर आया। अब इसमें पढ़ेंगे प्रारंभिक समाजवादी। देखिए प्रारंभिक आपके बुक में क्या दिया गया है, इन शुरुआती समाजवादी विचारकों ने समाज में कौन से विचारक, चार्ल्स फ्यूरियर, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, इन जैसे समाजवादियों ने क्या किया, समाज में संरचनात्मक असमानता यानी अमीरी और गरीबी, अन्याय, जो मजदूरों पर, श्रमिकों पर अन्याय हो रहे थे, और पीड़ाओं पर प्रकाश डाला जो उनके मुताबिक पूंजीवाद के उत्पादन से हुई थी। यानी यही सब जो समस्याएं थी ना, गरीबी अमीरी के बीच में भेदभाव, ठीक है, उत्पीड़न वगैरह, शोषण वगैरह, तो ये सभी चीजें जो है पूंजीवाद का देन था, पूंजीवाद के कारण जो है ये सब हुई थी। उनके अनुसार उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व सभी बुराइयों का स्रोत था। यानी जो पूंजीवाद है ये सभी बुराइयों का जो स्रोत है ये पूंजीवाद ही है, तो क्यों ना इसे ही खत्म कर दिया जाए। संत साइमन ने उस प्रणाली में विश्वास जताया जहां राज्य समाज के सभी लोगों के लाभ के लिए उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करे। यानी समाजवादी लोगों का मानना था कि सरकार सभी लोगों का सरकार हो, सरकार समाज का हो, सरकार जनता का हो, ना कि किसी खास कंपनी का, किसी खास व्यक्ति का। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ओवेन और फ्यूरियर ने एक केंद्रीकृत के बजाय छोटे सामूहिक आत्मनिर्भर समुदायों के आधार पर एक प्रणाली का ये रखा,
देखिए, इनका कहना तो बिल्कुल सही था, लेकिन जो सबसे बड़े जो आपका फ्रेडरिक एंजल्स थे और कार्ल मार्क्स थे, ये मार्क्सवादी थे और इन लोगों का ये मानना था कि ये जो संत साइमन ने जो तर्क दिए या फ्यूरियर ने जो तर्क दिए, ये तर्क उतना भी अच्छा नहीं है और उनके तर्क के माध्यम से समाज में सुधार करके हम पूंजीवाद का खात्मा नहीं कर सकते, ये कार्ल मार्क्स का मानना था। यानी बस हम सुधार दिए, ये कर दिए, इससे क्या पूंजीवाद खत्म हो जाएगा? नहीं, ये किनका मानना था? कार्ल मार्क्स का मानना था कि ये बिल्कुल अवास्तविक है और बिल्कुल ये अवैज्ञानिक है, ऐसा आपकी बुक में जो है कहा गया है। अब आगे आइए पॉइंट नंबर 732 पे, मार्क्सवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्सवाद क्या है ये तो आप जानते हैं, पूंजीवाद का अगर कोई घोर विरोध करता है तो वो मार्क्सवाद करता है। मार्क्सवादियों का मानना है, मार्क्सवादी यानी कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाला, आप लोग पहले से ही जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो पूंजीवाद का जो घोर विरोध करे वो होता है कौन? मार्क्सवाद। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद क्या है। देखिए, हर चीज में तो विज्ञान छिपा होता है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के अनुसार वैज्ञानिक समाजवाद वो है जो समाज में जो समस्याएं हैं, जैसे अमीरी है, अमीरी गरीबी के बीच में जो भेदभाव है, जो गैप है, उसके बाद जो मजदूरों के साथ जो उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, मानसिक यातनाएं दी जाती है, अधिक काम करवाया जाता है पर पैसे कम दिए जाते हैं, ये सभी समाज की समस्याएं हैं। तो इन सभी समस्याओं का वैज्ञानिक शोध कि ये सभी समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई, इसका वैज्ञानिक शोध करने की आवश्यकता है, रिसर्च करने की आवश्यकता है। और जब आपको मालूम चल जाए कि इसका क्यों ऐसा हुआ, उसके बाद फिर आप इसका समाधान ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। क्या कहते हैं इसे? वैज्ञानिक समाजवाद। तो कहीं ना कहीं मार्क्सवाद और वैज्ञानिक समाजवाद आपस में एक दूसरे से जो है वो जुड़े हुए हैं। आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है 7.4, समाजवाद और राज्य का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। समाजवाद तो ऑलरेडी आप समझ गए और मैंने आपको पहले ये कह दिया कि समाजवाद जो है ये आया ही है पूंजीवाद से। यानी अगर पूंजीवाद नहीं आया होता, पूंजीवादी समाज में अगर इतने उत्पीड़न, इतने जो है वो निर्मम फैसले नहीं लिए गए होते तो समाजवाद शायद आता ही नहीं। तो देखिए, दो प्रकार के राज्य हो सकते हैं, एक मार्क्सवादी समाजवाद, एक समाजवाद, एक पूंजीवाद। अगर आप विदेश चले जाएं, यूरोप के किसी भी देश में चले जाएं, तो वहां पर आपको पूंजीवादी सरकार मिलेगी जहां पर कंपनियों का अधिक बोलबाला है। मैं अमेरिका का ही एग्जांपल अगर लूं तो टेस्ला है, वहां पर एलन मस्क की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। सबसे अगर अमीर व्यक्ति दुनिया में अब कोई है तो टेस्ला के मालिक जो है वो एलन मस्क है। देखिए पूंजीवाद का बोलबाला, बहुत पैसा है उनके पास। उसके बाद बिल गेट्स की बात करें वो भी अमेरिका से है, मार्क जकरबर्ग की बात करें वो भी अमेरिका से। बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल वगैरह जो है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, वो भी अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन वगैरह जो कंपनी है जो हवाई जहाज वगैरह बनाती है वो भी जो है वो क्या अमेरिकन कंपनी है। तो पूंजीवाद का बोलबाला मिलेगा। अगर आप चाइना, रसिया चले जाएं, क्यूबा वगैरह चले जाएं तो वहां पर आपको जो है मार्क्सवादी यानी मार्क्सवादी लोग दिखेंगे, मार्क्सवादी सरकार दिखेगी। तो फिर समाजवाद किस देश में है? भारत की बात करें तो समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव, नाम तो सुना होगा, तो ये समाजवाद की बात करता है। लेकिन हाँ, समाजवाद की बात भारत में सबसे पहले करने वाले कौन थे? राम मनोहर लोहिया, जिसने समाजवादी पार्टी की नींव रखी। भारत में जो समाजवादी पार्टी है, ठीक है, साइकिल छाप, तो उसकी नींव रखी राम मनोहर लोहिया ने। लेकिन मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव ने आके पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। जो पार्टी की जो विचारधारा थी समाजवाद की, उसको खत्म कर दिया। तो ये हो गया समाजवाद। तो भारत की, अभी आप बोलेंगे सर आपने ये बताया कि विदेश में जो पश्चिमी देश है, यूरोप का कंट्री है, वहाँ पूंजीवाद है, चाइना में, रशिया में, क्यूबा वगैरह में, उत्तरी कोरिया में वगैरह सर आपका मार्क्सवादी है। सर भारत में क्या है सर? भारत की आइडियोलॉजी क्या है? तो एक शब्द में कहूँगा समाजवादी। लेकिन याद रखिएगा, समाजवाद में थोड़ा सा मार्क्सवाद भी जुड़ा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवाद और मार्क्सवाद दोनों ही पूंजीवाद का विरोध करता है। तो जब पूंजीवादी लोगों का विरोध करने की बात आएगी तो समाजवाद और मार्क्सवाद सबसे पहले आएगा। यानी एक मत पे दोनों एक मत है, इस टॉपिक पर दोनों ही एक मत है, दोनों का मानना सेम है कि पूंजीवाद को उखाड़ के फेंकना है। तो हर राज्य की अपनी एक विचारधारा होती है, एक तो वो समाजवादी हो सकता है, या वो मार्क्सवादी हो सकता है, या वो पूंजीवादी हो सकता है। तो भारत का मैंने आपको चीज यहां पे बता दिया।
अब यहां पे टॉपिक है कि राज्य का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। तो एक राज्य को कैसा होना चाहिए यह कहा गया है। अगर आप कार्ल मार्क्स की एक बुक है शायद द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको मिलेगा उसमें लिखा हुआ है कि एक राज्य को कैसा होना चाहिए। तो मार्क्सवादियों के अनुसार एक राज्य को कैसा होना चाहिए ताकि वहां पे अमीरी गरीबी ना हो। सबसे पहला पॉइंट मार्क्सवादी लोगों का सबसे पहला पॉइंट है कि अमीरी और गरीबी का ना होना, यानी जो अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर है और कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा खाई है और इस खाई को भरना बहुत मुश्किल है। तो जो अमीर व्यक्ति है वो क्या करेगा, वह तुच्छ निगाहों से देखेगा, वो भेदभाव करेगा उस गरीब के साथ, और मार्क्सवादी भेदभाव के खिलाफ है। तो सबसे पहला तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, एक ही व्यक्ति के पास पूरे मार्केट का पैसा नहीं आना चाहिए, यानी अगर आपके पास 100 बीघा जमीन है तो आप उतने जमीन नहीं रख सकते। ये मार्क्सवादी सोच है। मैं एग्जांपल दूंगा पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में जब आज से 30-35 साल पहले कम्युनिस्ट सरकार आई तो सबसे पहले उन्होंने जमींदारों के पास जो जमीन थे उसको हड़पा मतलब लिया और किसानों में बांट दिया, लोगों में बांट दिया। यह है। तो एक मार्क्सवादी जो राज्य होता है उसका जो परिपेक्ष्य होता है, उसका जो स्वरूप होता है वह इस प्रकार का होता है जहां पर गरीबों के साथ न्याय किया जाता है, जहां पर पूंजीवादी समाज और जमींदार उद्योगपतियों को उखाड़ कर फेंका जाता है। आई बात समझ में। और समाज में जब इतने सारे जो पूंजीवादी लोग थे, जब समाज पर भेदभाव कर रहे थे, यातना दे रहे थे, तो मार्क्स ने पूंजीवाद राज्य प्रणाली को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और इसके स्थान पर वैनगार्ड पार्टी के नेतृत्व में एक समाजवादी राज्य व्यवस्था की स्थापना करने के लिए सर्वहारा वर्ग की हिंसापूर्ण क्रांति का माध्यम बनाया। यानी जो गरीब लोग थे उनको क्रांति में झोंक दिया कि जाओ तुम विरोध करो। सर्वहारा वर्ग और उनकी वैनगार्ड पार्टी के कार्य पर टिप्पणी करते हुए लेनिन ने कहा कि सर्वहारा वर्ग का उद्देश्य पूंजीवाद और पूंजीपति वर्ग को उखाड़कर समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना है। यानी जो वैनगार्ड पार्टी थी वो पार्टी समाजवाद की स्थापना के लिए काम कर रही थी और पूंजीवाद को उखाड़कर फेंकने के लिए काम कर रही थी। लेकिन यह उद्देश्य आप एक ही बार में प्राप्त नहीं कर सकते, एक ही बारे में हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूंजीवाद से समाजवाद में अवस्थांतरण को एक लंबी अवधि की आवश्यकता थी। यानी पूंजीवाद को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाजवाद को लड़ना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा इसके लिए। देखिए जहां पर जो है समाजवाद खत्म होता है वहीं से साम्यवाद यानी मार्क्सवाद शुरू होता है। इसलिए बुक में आपका लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साम्यवाद में यानी जो समाजवाद का अंतिम चरण है, समाज वर्ग और वर्ग के प्रतिरोधों से मुक्त हो जाएगा और राज्य नष्ट हो जाएगा। इस संबंध में मार्क्स ने अपनी किताब क्रिटिक टू दी गोथा प्रोग्राम में कहा, पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच एक दूसरे के क्रांतिकारी परिवर्तन की अवधि निहित है और इस परिवर्तन की अवधि के दौरान सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही साम्यवाद के प्रति समाजवाद का एक अस्थायी या अंतरिम चरण है। इस प्रकार राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य का गुणगान नहीं करता बल्कि यह राज्य के संभावित अंत का सिद्धांत है। यानी पूंजीवाद का जब बोलबाला बढ़ जाएगा तब मार्क्सवाद हावी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब समाज पर पूंजीवाद बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उस वक्त क्रांति होगी, मार्क्सवाद आएगा और इस पूंजीवाद को उखाड़ कर फेंकेगा। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है समाजवादी राज्य का आविर्भाव। देखिए समाजवादी राज्य का आविर्भाव का अर्थ होता है कि जो देश थे जहाँ पे राजा का शासन था, जहाँ पे पूंजीपतियों का शासन था, जमींदारों का शासन था, वहाँ पर अब समाजवाद का राज आएगा। इसलिए कहा गया है समाजवादी राज्य का आविर्भाव यानी उदय। ठीक है, तो देखिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में कई तरह के समाजवादी दल और समूह थे। अपेक्षाकृत उदारवादी फैबियन समाजवादी से लेकर या गिल्ड समाजवादी से लेकर अत्यधिक कट्टरपंथी मार्क्सवादी और अराजकतावादी समाजवादियों तक, यानी ये जितने भी लोगों के नाम, संगठन के नाम आपने अभी सुना, ये सभी पूंजीवाद के घोर विरोधी थे। कईयों का मत तो ये था कि पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए।
तो यहां से क्या होता है कि जो सर्वहारा वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जिनके साथ पूंजीवादियों ने, पूंजीपतियों ने शोषण किया, जमींदारों ने, राजाओं ने शोषण किया, अब उनका धीरे धीरे संगठन बनना शुरू हुआ, लोग संगठित हुए और उसके परिणाम स्वरूप क्रांति हुई। और आपने 1917 में किस प्रकार व्लादिमीर इलिच लेनिन ने जो है इसका शुरुआत किया और रसिया में एक समाजवादी राज्य की स्थापना की। रसिया में क्या हुआ? बोल्शेविक क्रांति हुई और बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रसिया में जो जार राजा का शासन था, उस शासन को उखाड़ फेंक दिया गया। जो राजतंत्र था, जो कुलीन तंत्र था, पूंजीवाद का शासन था, उसको बोल्शेविक क्रांति के द्वारा व्लादिमीर इलिच लेनिन ने उखाड़ कर फेंक दिया और वहां पर एक समाजवादी राज्य की स्थापना की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व का रूस एक पहला देश है जो एक समाजवादी राज्य है, यानी समाजवादी राज्य का पहला देश कौन सा है? तो रूस है। अब क्या होता है? अब लेनिन जब राष्ट्रपति बन जाते हैं, सबसे ऊपर पद में रह जाते हैं, तो वो अपने जो विचारधारा है समाजवाद का, जो मार्क्सवाद का विचारधारा है, उसको वो धीरे धीरे फैलाते हैं पूरे देश में। और जब पूरी दुनिया इस चीज को देखती है कि किस प्रकार मजदूर संघ एक होकर राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठाकर राजतंत्र को, कुलीन तंत्र को, पूंजीवाद के तंत्र को उखाड़ कर फेंका, तो इससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है और फिर पूरी दुनिया में जो है समाजवाद का उदय होना शुरू होता है। सभी लोगों के मन में यह बात चलती है कि जब रूस में हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं? जब रूस में हो सकता है तो पूरी दुनिया में क्यों नहीं? अब क्या होता है? धीरे धीरे ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो रशिया में जो है बनकर तैयार हुई, उसी प्रकार फ्रांस में भी फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। विभिन्न देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी बना। उसके बाद इंडोनेशिया में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी, पूरे विश्व में फैला। चीन की बात करें तो चीन में 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आई, CCP। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद समाजवाद के सोवियत मॉडल को पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों ने अपनाया, क्योंकि सोवियत मॉडल के कारण रूस आगे बढ़ा। रूस बहुत आगे बढ़ गया। अमेरिका पीछे हो चुका था, रूस आगे बढ़ चुका था। हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, परमाणु सेक्टर में, हर चीज में रूस आगे बढ़ चुका था। अंतरिक्ष के सेक्टर में रूस आगे बढ़ चुका था। हथियार अत्याधुनिक बनने शुरू हो गए थे। रूस में बदलाव हुई। दुनिया ने रूस को, बदलते रूस को देखा, बदलते रूस की छवि को देखा और लोगों के मन में यह भावना घर कर गई कि कम्युनिस्ट पार्टी के गठन से, यानी इस प्रकार के समाजवादी सरकार से जो है देश का उत्थान हो सकता है। अब जो यूरोप के पूंजीवाद देश थे, क्रोएशिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, इन सभी देशों ने रूस के सोवियत मॉडल को अपनाया और बाद में 1949 में माओ त्से तुंग, जिसके नाम पर माओवादी बना है, में चीनी क्रांति का नेतृत्व किया और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना एक समाजवादी राज्य के रूप में की। यानी रूस के बाद जो है चीन दूसरा ऐसा देश है जहां पे समाजवादी राज्य की स्थापना हुई। और इस प्रकार धीरे धीरे जो है यह समाजवाद कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस तक में फैल गया। 1960 से 70 के दशक की बात करें तो समाजवाद मध्य और दक्षिणी अमेरिका में कई क्रांतिकारी संघर्षों का मार्गदर्शक मंत्र बन गया था। लोगों को यह लग रहा था कि इस रास्ते में जाकर ही जो है हमारा भला हो सकता है। उदाहरण की बात करें तो क्यूबा के समाजवादी फिदेल कास्त्रो, जो बहुत ही फेमस है, इनके फोटो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, टी शर्ट में देखा होगा, बैनर में देखा होगा। 1959 में एक सफल क्रांति के बाद अमेरिका समर्थित बतिस्ता शासन को उखाड़ फेंका और सत्ता में आ गए। अर्जेंटीना में भी कुछ सेम ही हुआ। उसके बाद बात करें तो हर जगह पे क्या विद्रोह होना शुरू हो गया। समाजवादी लोग, क्रांतिकारी लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए। अब आगे हम बात करेंगे समाजवादी राज्य की कार्य प्रणाली। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपका है वो है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। देखिए, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, इसकी स्थापना माओ त्से तुंग ने की थी। यानी आज की जो चाइना आप देख रहे हैं वो चाइना माओ त्से तुंग के द्वारा निर्माण किया गया चाइना है। यानी एक साम्यवादी देश जहां पे कम्युनिस्ट और साम्यवादी मार्क्सवादी विचारधारा को जो है माना जाता है। इसमें क्या दिया है? इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली देश चाइना, जो कि पूंजीवाद का सख्त विरोधी है और आपने देखा भी है कि पूरे यूरोप और अमेरिका का जो है वो विरोधी है चाइना।
चाइना पूंजीवाद का इतना विरोधी है कि वो यूरोप और अमेरिका के बनाए हुए सामान का इस्तेमाल भी नहीं करता, और इसीलिए एक क्रांति के स्वरूप जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। सोचिए कि चाइना में सब कुछ जो है वो बनाया जाता है, चाइना किसी से कोई भी चीज़ जो है बिल्कुल नहीं खरीदता, यानी कंपनी के माल। अब दाल चावल है तो वो अलग चीज़ें हैं, वो खाने की चीज़ें हैं, वो अलग बात है। यहाँ पे देखिए 1949 में अपनी स्थापना के बाद से एकमात्र सत्ताधारी पार्टी है, और इसमें जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP का शासन है तब से 1949 से अब तक ये शासन है। अगर बात करें 1960 की, तो 1960 के दशक के प्रारंभ में चीन सोवियत विभाजन समाजवाद के दो संस्करणों के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम था, यानी रूस के बाद जो है वो चीन में साम्यवाद जो है वो आ चुका था। चलिए अब हम बात करेंगे क्यूबा की। देखिए क्यूबा गणराज्य एक और देश है जो खुद की पहचान मजदूरों का स्वतंत्र और संप्रभु समाजवादी राज्य के रूप में करता है। ये क्यूबा के ही जो है ना, ये फिदेल कास्त्रो जो थे ना वो क्यूबा के थे। जनवरी 1959 में फिदेल कास्त्रो, जिसका फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि बहुत ही फेमस है, टी शर्ट वगैरह में इनके फोटो काफ़ी मार्केट में मिल जाएंगे, ने एक सफल क्रांति के बाद क्यूबा में मार्क्सवादी लेनिनवाद की शुरुआत की और क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी के तहत एक कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की। तब से मार्क्सवाद लेनिनवाद पार्टी की मार्गदर्शक विचारधारा बनी हुई है। यानी चीन और रूस की तरह भी क्यूबा में भी एक वामपंथी सरकार है, एक कम्युनिस्ट सरकार है। अब बात करेंगे वियतनाम की। सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम एक ऐसी पार्टी है जो एक समाजवादी राज्य की स्थापना जो है इन्होंने किया है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम द्वारा शासित है, जो कि देश की संस्थापक और शासक पार्टी है। यानी वियतनाम जो आप आज देख रहे हैं, वियतनाम भी जो है कम्युनिस्ट कंट्री है, और ये चाइना का लेकिन विरोधी है, सोशलिस्ट है, समाजवाद है, ठीक है, समाजवाद है, कुछ कुछ मार्क्सवाद भी है, लेकिन चाइना का घोर विरोधी बस इसीलिए है क्योंकि चाइना इसको एक्वायर करने की चेष्टा करता है, कोशिश करती है चाइना, जिस कारण से वियतनाम में और चीन में क्या है, बहुत ही खतरनाक दुश्मनी है। यह पार्टी और राज्य दोनों के लिए मार्गदर्शक विचारधाराओं के रूप में मार्क्सवाद, लेनिनवाद और हो ची मिन्ह के विचारों का समर्थन करता है। मैंने अभी कहा कि समाजवाद तो है ही, सोशलिस्ट तो है ही, साथ ही साथ लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म को भी सपोर्ट करता है। 1930 में क्रांतिकारी कम्युनिस्ट नेता हो ची मिन्ह के नेतृत्व में CPV यानी आपका जो वियतनाम की जो पार्टी है, ये सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम पार्टी की जो है स्थापना हुई, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता और मेहनतकश लोगों के लिए भूमि के पुनर्वितरण के लिए लड़ाई लड़ी कि जो भूमि गरीबों से लिया गया है, छीना गया है, वो भूमि जो है उन्हें फिर से दे दिया जाए। पार्टी 1945 में सत्ता में आई। उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के निर्माण की घोषणा की, जिसे उत्तर वियतनाम भी कहा जाता है। वियतनाम बहुत ही सुंदर देश है और भारत से कई टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, यहाँ जाने से पहले आप ये जानना जरूरी है आपके लिए कि यहाँ पर जो है अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए वियतनाम बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ें वहाँ पे जो है वो मांस से ही जो है बनाई जाती है। तो ये एक समाजवादी राज्य है और 1975 में जो है दक्षिणी वियतनाम पर सत्ता पर कब्जा करने के बाद, यानी उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम दो भागों में बांटा हुआ था। अब उत्तरी वियतनाम वाले जो है दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा कर लेते हैं और पूरे इस देश का नाम बदल कर जो है रिपब्लिक ऑफ वियतनाम कर दिया जाता है, और आज भी यहाँ पर जो है उसी पार्टी की शासन है, ये आप जान लीजिए। चलिए इसी के साथ जो है आपका लगभग हमने सारा टॉपिक को कवर कर लिया। अंतिम में समाजवाद और समाजवादी राज्य की समीक्षा की गई है। समीक्षा यानी कैसा होता है राज्य, कैसा होता है समाजवाद, राज्य में क्या होता है। तो समाजवादी राज्य में क्या होगा, समाज के हितों की ध्यान रखी जाएगी। समाज में लोगों के जो समाज में जो लोग हैं, मजदूर है, गरीब है, किसान है, उनके हितों की ध्यान रखा जाएगा। जो जमीन का वितरण है, जमीन जो छीना गया था फिर से उसका पुनर्वितरण किया जाएगा। समानता समरसता का जो भाव है, संपत्ति का उचित वितरण, सरकारी चीज़ों का उचित वितरण किया जाएगा। यह है समाजवादी राज्य की समीक्षा। और अगर बात करें कि समाजवादी राज्य की भविष्य की बात करें तो यहाँ पर दो पहलू निकलकर सामने आते हैं। पहला पहलू यह है कि देखिए, अगर आप पूंजीवाद का विरोध करते हैं तो रोजगार कुछ हद तक कम हो जाएंगे, ये बात भी जान लीजिए, क्योंकि बाहर से कंपनियों को आप अगर आने नहीं देंगे, कंपनियों का निर्माण नहीं होगा, उद्योग धंधे अगर नहीं खुलेंगे नए नए, तो फिर बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जाएगी। ये हो गया समाज जो आपका जो ये है पूंजीवाद है उसका
लाभ, खूबी, बेनिफिट्स। अगर पूंजीवाद की हानि की बात करें, पूंजीवाद के डिमेरिट्स की बात करें, तो यहां पर यह सामने आता है कि पूंजीवाद में क्या होता है कि भेदभाव बहुत बढ़ जाता है, और भेदभाव बढ़ने के कारण जो है आपको काम तो मिलता है, लेकिन आप एक तरह के गुलामी वाले जो मजदूर है ना, गुलाम मजदूर, तो गुलामी वाली जिंदगी जो है आपको जीनी पड़ती है। तो बस इसी के साथ ही आपका ये इकाई 7 खत्म होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं काफी अच्छे से जो है ये यूनिट आपको समझा पाया हूं, और एग्जाम में आप काफी अच्छे से जो है इसको लिख कर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और जाते जाते मैं बता दूं कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का जूम क्लास करना है तो दिए गए नंबर पर फोन करके आप जूम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और हैंड रिटन असाइनमेंट अगर किसी को चाहिए तो आप नीचे फोन दिए गए नंबर पर फोन करके अपना हैंड रिटन असाइनमेंट भी परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपको पता होगा कि हैंड रिटन असाइनमेंट जो है वो दिसंबर